नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के अमरावती की है। 12 नवंबर की शाम करीब 6 बजे बड़नेरा पुलिस को खबर मिली कि हनुमानगढ़ी और भानखेड़ा के बीच जंगल में एक आदमी की लाश पड़ी है। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और साफ लग रहा था कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़नेरा पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। अमरावती क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा बनाया। मृतदेह से कुछ दूरी पर पुलिस को एक मोटरसाइकिल मिली। उस मोटरसाइकिल के नंबर से मालिक का पता लगाया गया। उसने बताया कि यह मोटरसाइकिल उसने प्रमोद भलावी को बेची थी। इसके आधार पर पुलिस ने प्रमोद की खोज शुरू कर दी। इसके अलावा पुलिस को घटनास्थल पर कुछ मसाले के पैकेट भी मिले। इससे उन्हें यकीन हो गया कि मृतक आसपास के इलाके का ही रहने वाला होगा। उसी बीच बडनेरा पुलिस स्टेशन में यह जांच की गई कि किसी ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई है या नहीं। तब पता चला कि अंजनगांव बारी की एक महिला ने अपने पति प्रमोद भलावी के बेपत्ता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मिसिंग रिपोर्ट में जो हुलिया और जानकारी दी गई थी वह जंगल में मिले शव से काफी हद तक मेल खा रही थी। इसी वजह से पुलिस को शक हुआ कि यह शव प्रमोद का ही हो सकता है। पुलिस ने बिना देर किए उस महिला को घटनास्थल पर बुलाया। जैसे ही उसने शव को देखा, वह अपने पति प्रमोद को पहचान गई और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। मृतदेह की पहचान पक्की होते ही पुलिस की जांच का आधा काम पूरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने उस महिला से प्रमोद के काम के बारे में पूरी जानकारी ली और वह किस कंपनी में काम करता था उसका पता भी हासिल किया। फिर सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच ने प्रमोद जिस कंपनी में काम करता था वहां जाकर पूछताछ की। वहां से पता चला कि उस शाम प्रमोद 100 रुपए लेकर कंपनी से निकला था। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी देखा कि प्रमोद की पत्नी के बयान और कंपनी के कर्मचारियों के बयानों में काफी फर्क है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी बार बार अपने बयान बदल रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। यही देखकर पुलिस को उस पर शक हुआ और जांच का रुख उसकी ओर मोड़ दिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर लेकर कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की। इससे पता लगाया गया कि पिछले कुछ दिनों में वह किन किन लोगों के संपर्क में थी और घटना के समय आसपास किसी और की मौजूदगी थी या नहीं। इस जांच में पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिला जिस पर उससे कई बार कॉल हुई थी। उस नंबर की हिस्ट्री देखने पर पता चला कि यह नंबर विश्वभर मांजरे का है, जो बुल्ढाणा के महकर के विश्वी गांव का रहने वाला है। पुलिस बुल्ढाणा जिले के विश्वी गांव पहुंची और सुबह लगभग 4 बजे विश्वंभर दिगंबर मांजरे को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया कोयता बरामद कर लिया गया। वहीं घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इस बीच छाया भलावी को बड़नेरा थाने में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वंभर को पुलिस स्टेशन में लाकर प्रमोद के मौत के मामले में पूछताछ की गई। शुरुआत में वह कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस के दखल और पेशेवर तरीके से पूछताछ होने पर उसने सच स्वीकार कर लिया। अंजनगांव बारी में 40 साल का प्रमोद बकाराम भलावी अपनी पत्नी छाया, 8 साल के बेटे युवराज, 5 साल के बेटे मयूर और सास यशोदा के साथ रहते थे। प्रमोद भलावी की शादी करीब 8 साल पहले छाया से हुई थी। शादी के बाद दोनों चंद्रपुर जाकर काम करने लगे थे, लेकिन आपसी अनबन के चलते कुछ महीने पहले छाया अपने मायके आकर रहने लगी थी। वह कभी कभी अपने ससुराल कारला भी जाया करती थी। दिसंबर 2024 में उनके घर की दीवारों की छपाई कराने का काम शुरू हुआ। इस काम के लिए प्रमोद मिस्त्री ढूंढ रहा था। इसी बीच विश्वंभर मांजरे एक बार प्रमोद के नाते रिश्तेदारों के घर अंजनगांव बारी आए। वह मिस्त्री का काम करता था और ज्यादातर काम उसी गांव में होता था। जब वह नाते रिश्तेदारों के घर आया तो उसकी और छाया की बातचीत हुई। छाया ने उन्हें बताया कि उनके घर की छपाई करनी है। विश्वंभर तैयार हो गया और प्रमोद से मिलकर काम तय हो गया। अब विश्वंभर घर पर काम करने लगा। प्रमोद अपने काम में व्यस्त रहता, इसलिए दिन भर मिस्त्री को जो भी चीज चाहिए होती उसका ध्यान छाया रखती। काम के दौरान छाया और विश्वंभर की बातचीत बढ़ती गई। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए।
छाया अपने पति, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों को भूलकर विश्वंभर के प्यार में खो गई। छाया दिन में 7 से 8 बार विश्वंभर को कॉल करती, लेकिन प्रमोद को कई दिनों तक एक भी कॉल नहीं करती थी। प्रमोद ने उसके बदलते व्यवहार को महसूस किया, लेकिन उसने सोचा कि छाया काम में व्यस्त होगी, इसलिए फोन नहीं कर रही। तो दिवाली में जब प्रमोद अपने गांव आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी छाया बहुत बार मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। उसने सोचा, काम के लिए मैं जाता हूं, तब तो कभी फोन नहीं करती, और अब मैं घर आया हूं तब भी इतनी देर किसी से बात कर रही है। साथ ही उसके मित्र और रिश्तेदारों ने भी उसे कुछ संकेत दिए। गांव में छाया और विश्वंभर के बारे में जो बातें चल रही थीं, वह प्रमोद के कानों तक पहुंच गईं। उसने पत्नी के व्यवहार में कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसके बाद प्रमोद ने चंद्रपुर जाने की बजाय गांव में ही रहकर काम करने और पत्नी पर नजर रखने का फैसला किया। उसने वहीं किसी कांच की कंपनी में काम शुरू किया। अब छाया ने महसूस किया कि उसका पति अब कहीं बाहर काम के लिए नहीं जाएगा। इस वजह से छाया और विश्वंभर के बीच मिलने जुलने में मुश्किलें आने लगीं। उनके मिलने में बाधा आई, लेकिन दोनों के मन में प्रमोद के प्रति तिरस्कार की भावना बढ़ गई। दोनों ने प्रमोद को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगे। 10 नवंबर को दोपहर में विश्वंभर बडनेरा आया। वहां उसकी छाया से मुलाकात हुई। दोनों पहले मंदिर जाकर देवी का दर्शन किए, फिर खाना खाया, और उस समय दोनों ने मिलकर प्रमोद को हटाने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि अगर प्रमोद न होगा तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि प्रमोद को मारना ही होगा। इसके लिए उन्होंने वहां एक कोयता खरीदा। योजना यह बनी कि विश्वंभर जंगल में अपनी बाइक खड़ी करेगा, वहीं छाया किसी बहाने से प्रमोद की गाड़ी रोकने के लिए कहेगी। जैसे ही प्रमोद गाड़ी रोकेगा, विश्वंभर वहीं उसका हत्या कर देगा और दोनों वहां से भाग जाएंगे। योजना के मुताबिक शाम 7 बजे भानखेड़ा जंगल में विश्वंभर कोयता लेकर छिप गया। करीब 8 बजे छाया ने अपने पति प्रमोद को कॉल किया और उसे दस्तूर नगर बुलाया। छाया का फोन पाकर प्रमोद कंपनी से निकलकर दस्तूर नगर पहुंचा। वहां छाया ने उसे कहा कि अब हम मोटरसाइकिल से जंगल मार्ग होकर गांव जाएंगे। प्रमोद नहीं जान पाया कि पत्नी क्यों यहां आई है और उसके मन में क्या चल रहा है। वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव की दिशा में निकल पड़ा। जंगल से गुजरते समय छाया ने किसी बहाने से उसे गाड़ी रोकने को कहा। उसने लघुशंका होने का बहाना बताया और प्रमोद को मोटरसाइकिल रोकने पर मजबूर किया। रात का समय था, जंगल में अंधेरा और सुनसान था। प्रमोद ने मोटरसाइकिल वहीं रोकी। छाया थोड़ी दूर गई, किसी लघुशंका का बहाना बनाकर। वहीं से आगे की घटना को अंजाम देना तय था। इतनी तैयारी के बाद दबा बैठा हुआ विश्वंभर अचानक प्रमोद पर हमला कर दिया। धारदार हथियार से हमला होते ही प्रमोद चौंककर जमीन पर गिर गया और उसका खून बहने लगा। विश्वंभर ने घायल प्रमोद को उठाकर जंगल की ओर ले गया। वहां उसने एक भारी पत्थर से प्रमोद के सिर पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने सबूत मिटाने के लिए प्रमोद की मोटरसाइकिल को पास की दरी में धक्का देकर फेंक दिया। मोटरसाइकिल थोड़ी दूरी पर जाकर गिरी। फिर दोनों जंगल से बाहर निकले और गांव पहुंचे। तब रात के लगभग 11 बजे थे। अब उनके बीच कोई रोक टोक नहीं बची थी। छाया, जिसने अपने पति का विश्वासघात किया और हत्या में शामिल हुई, अपने प्रेमी विश्वंभर को पूरी रात अपने पास रखी। सुबह लगभग 5 बजे विश्वंभर वहां से चला गया। इसके बाद छाया अपने बचाव में सक्रिय हो गई। उसने रात भर यह दिखावा किया कि उसका पति प्रमोद घर पर नहीं आया और यह बात अपने ससुराल वालों को बताई। प्रमोद को खोजने का नाटक करते हुए छाया ने बडनेरा पुलिस स्टेशन में उसे मिसिंग घोषित करवा दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन पुलिस किसी भी अपराधी को कभी छोड़ती नहीं। विश्वभर ने माना कि वह प्रमोद की पत्नी छाया के प्यार में पागल था और छाया की मदद से उसने प्रमोद की बेरहमी से हत्या की। क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप चौहान के नेतृत्व में और सहायक पुलिस इंस्पेक्टर इमरान नाइकवाड़े की टीम ने रात्र भर मेहनत कर 7 घंटों में दोनों आरोपी छाया और विश्वभर को गिरफ्तार कर लिया। अमरावती क्राइम ब्रांच ने यह साबित किया कि घटना स्थल पर किसी भी तरह का सीधा सबूत न होने के बावजूद उन्होंने कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ लिया। इस काम के लिए उन्हें खूब सराहना और सम्मान मिला। और आज की दूसरी कहानी पंजाब के लुधियाना की है। लुधियाना के टिब्बा रोड इलाके में सोनू का ऐसा असर बढ़ा कि लोग उसे भगवान मानने लगे। यहां से उसने खूब पैसा कमाया और उसी पैसे से अपने लिए 2 मकान और एक बड़ी सी कोठी खड़ी कर ली। लेकिन यहां बसने के बाद वह धीरे धीरे कांगड़ा में रहने वाली अपनी पत्नी सोनिया और बच्चों को लगभग भूल ही गया।
अब हाल ये था कि वह कई कई महीनों बाद ही कांगड़ा जाकर उनसे मिलने जाता था। लुधियाना में रहते हुए सोनू ने अपने लिए नई लड़की ढूंढनी शुरू कर दी, क्योंकि सोनिया अब उसे पुरानी लगने लगी थी। इसी बीच एक शादी में उसकी नज़र स्टेज पर नाच रही निशा पर पड़ी और वह उस पर फिदा हो गया। निशा एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में डांस करती थी। निशा उन दिनों बहुत परेशान थी। उसे ठीक से खाने पीने तक की सुध नहीं रहती थी। उसने समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पिछले 2-3 महीनों से उसके घर में लगातार परेशानियां आ रही थीं। पहले उसकी मां बीमार पड़ी, फिर छोटे भाई का हाथ टूट गया। दोनों की देखभाल में लगी रहने की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। मां की तबीयत कुछ ठीक हुई तो निशा ने दौड़ भाग करके कोई छोटा मोटा काम पकड़ लिया, लेकिन थोड़े ही समय बाद मां फिर बीमार पड़ गई। रोज कमाकर खाने वाले घर में पैसा होता ही कितना है। निशा ने जो थोड़ा बहुत बचा कर रखा था वह सब मां और भाई के इलाज में खर्च हो गया। हाल ये हो गया कि इलाज कराना तो दूर, खाने तक के पैसे नहीं बचते थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि मां का इलाज कराए या घर का राशन लाए। ऊपर से मकान मालिक का किराया भी 3 महीने से बाकी था। निशा इसी परेशानी में उलझी हुई थी कि अब आगे क्या होगा। तभी एक और झटका लगा। मकान मालिक ने उसे बुलाकर साफ कह दिया कि पिछला सारा किराया दो और मकान खाली कर दो। निशा ने हाथ जोड़कर मकान मालिक से विनती की और कहा कि वह किराया धीरे धीरे चुका देगी। उसने बताया कि इस हालत में अचानक मकान खाली करना उनके लिए मुमकिन नहीं है और कहीं जाने की भी कोई जगह नहीं है। उसने बस इतनी मोहलत मांगी कि पहले कुछ पैसा चुका दे, फिर किसी तरह दूसरा इंतजाम करके मकान खाली कर दे। लेकिन मकान मालिक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि हर महीने यही बात सुनने को मिलती है। ऊपर से अगले महीने उसके घर बेटी की शादी है और रिश्तेदारों के रहने के लिए उसे जगह चाहिए। अपने घर में जगह होते हुए बाहर इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए निशा को बिना देर किए मकान खाली करना होगा। निशा के लिए घर खाली करना आसान नहीं था। किराया बाकी था, राशन वाले और दूध वाले का भी पैसा देना था। सब जोड़कर करीब 15,000 रुपए हो रहे थे। अगर वह घर छोड़ती तो नए घर का एडवांस, सामान ले जाने का खर्च और दूसरे खर्च भी लगते। उसके लिए भी उतने ही पैसे चाहिए थे। इतनी रकम वह कहां से लाती, जबकि उस वक्त उसके पास 20 रुपए भी नहीं थे। निशा ने अपनी सारी परेशानी सहेली सुधा को बता दी। निशा की हालत सुनकर सुधा भी सोच में पड़ गई। उसके पास अगर पैसे होते तो वह जरूर मदद करती, लेकिन वह भी मजबूर थी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा कि उसे लगता है निशा को सोनू तांत्रिक से मिलना चाहिए। शायद वह उसकी समस्या का कोई न कोई हल निकाल दे। निशा ने सुधा से पूछा कि यह सोनू तांत्रिक कौन है और वह उनकी परेशानी कैसे दूर कर सकता है। सुधा ने बस इतना बताया कि वहां जाकर ही सब पता चलेगा। उसने जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से सोनू तांत्रिक हर छोटी बड़ी परेशानी का हल बहुत आसानी से कर देता था। उसकी कोठी पास ही न्यू कंपनी बाग की गली नंबर 3 में थी। निशा को तंत्र मंत्र में भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि मेहनत और वक्त से हालात अपने आप ठीक हो जाते हैं। वह वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुधा के बार बार कहने पर आखिरकार मान गई। दोनों जब सोनू तांत्रिक की कोठी पर पहुंची उस समय वह अंदर पूजा कर रहा था, इसलिए उन्हें बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ा। पूजा खत्म होने के बाद सोनू ने दोनों को अंदर बुलाया। निशा उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि वह किसी भी तरह से तांत्रिक जैसा लग ही नहीं रहा था। सोनू तांत्रिक करीब 32 से 35 साल का राजकुमार जैसे कद काठी वाला युवक था। उसने आसमानी रंग का सफारी सूट पहन रखा था और वह किसी अच्छे घर का पढ़ा लिखा लड़का लग रहा था। निशा के मन में तांत्रिक की जो तस्वीर बनी हुई थी वह इससे बिल्कुल उलटी थी। उसने तो सोचा था कि सामने कोई काले सख्त चेहरे वाला आदमी होगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें होंगी और गले में ढेर सारी रुद्राक्ष की मालाएं टंगी होंगी, लेकिन यहां तो सब कुछ अलग ही था। खैर, दोनों ने तांत्रिक सोनू को प्रणाम किया और सामने बैठ गईं। सुधा निशा की परेशानी बताने ही वाली थी कि सोनू ने उसे रोक दिया और खुद ही निशा की हालत बता दी। उसने कहा कि मां की दवा और खाने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन अब चिंता की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर निशा हैरान भी हुई और शर्मिंदा भी, क्योंकि बिना बताए ही उसने सब कुछ कह दिया था। इसी पहली मुलाकात में निशा उससे बहुत प्रभावित हो गई और उस पर भरोसा करने लगी। सोनू ने उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया, होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदाया और निशा पर फूंक मार दी। फिर उसने सुधा को बाहर भेज दिया। इसके बाद गद्दी के नीचे से 500 रुपए का नोट निकालकर निशा की तरफ बढ़ाया और कहा कि मां की दवा और आज के खाने का इंतजाम कर ले।
निशा ने पैसे लेने से मना किया, लेकिन सोनू ने कहा कि यह उसका नहीं, माँ काली का आदेश है और वह सिर्फ उनका सेवक है। माँ का नाम लेकर उसने निशा को मजबूर कर दिया और आखिरकार निशा ने 500 रुपए ले लिए। निशा पैसे लेकर घर आ गई, लेकिन उसके दिमाग में यही बात घूमती रही कि सोनू को उसके घर की हर छोटी बड़ी बात कैसे पता थी। मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा था, यह बात भी उसे मालूम थी। अगले ही दिन सोनू खुद निशा के घर पहुंच गया। वह माँ की दवाइयाँ और कुछ सामान भी साथ लाया था। घर में आते ही उसने संस्कारी बनने के लिए निशा की माँ के पैर छुए। न चाहकर भी निशा को उसकी मदद लेनी पड़ी, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद सोनू निशा और उसके घर वालों की हर तरह से मदद करने लगा। तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के बहाने वह निशा को अपनी कोठी बुलाता, थोड़ी देर पूजा करता और फिर इधर उधर की बातें करने लगता। बातों बातों में वह उसके घर और परिवार की चिंता जताता और खुद को हमदर्द दिखाने की कोशिश करता। जब घर खाली करने की बात आई तो सोनू तांत्रिक ने मकान मालिक का सारा बकाया चुका दिया और निशा को रहने के लिए गली नंबर 0 वाला अपना मकान दे दिया। उसके बाद निशा और उसके घर वालों की परेशानियां लगभग खत्म हो गईं। ऐसा लगने लगा जैसे सारी दिक्कतें हल हो गई हों। धीरे धीरे सोनू ने निशा और उसके घर के हर सदस्य पर अपना असर जमा लिया। घर में माँ, बेटी और एक लड़का था। अब वहां वही होता था जो सोनू चाहता था। निशा के घर वालों को भी यह पसंद आने लगा और वे इसे अपनी शान समझने लगे कि उनका संबंध सोनू तांत्रिक से है। सोनू अमीर था और इलाके में उसका दबदबा भी था। तांत्रिक होने की वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे और डरते भी। लोग आशीर्वाद लेने के लिए उसके घर आते रहते थे। सोनू तांत्रिक ने बड़ी चालाकी से निशा के दिल में अपनी जगह बना ली थी। एक रात वह डाकिनी पूजा के बहाने निशा को अपने घर बुला ले गया। पूजा के बाद उसने कहा कि उसने उस डाकिनी को भस्म कर दिया है जो उसके घर वालों को परेशान करती थी। निशा इस बात से बहुत खुश हुई। फिर सोनू ने निशा का हाथ पकड़ा और कहा कि वह उससे एक अहम बात कहने वाला है, जिसका जवाब सोच समझ कर देना होगा। उसने बताया कि प्रेम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती और फिर सीधे कहा कि वह निशा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सब वह निशा को फंसाने के लिए कर रहा था। निशा सोनू की बातें सुनती रही और ये सोचकर खुद को खुश महसूस कर रही थी कि इतने बड़े तांत्रिक ने उसे खास माना। फिर सोनू ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेडरूम ले गया और वही किया जिसके लिए उसने यह सब किया था। असल में सोनू कोई तांत्रिक नहीं था। वह चालाक आदमी था जो लोगों की अंधविश्वासी सोच का फायदा उठाकर उनका पैसा और इज्जत दोनों छीनता था। लोग खुद ही उसकी जाल में फंसते और अपनी मेहनत की कमाई उसे दे देते। समस्या दूर करने के नाम पर वह उनकी बहन बेटियों की इज्जत से भी खिलवाड़ करवा देता था। दुनिया चाहे जितनी भी आधुनिक क्यों न हो जाए, मंगल ग्रह पर पहुंच जाए या नए ब्रह्मांड की खोज कर ले, लेकिन यह सच है कि लोगों के मन से अंधविश्वास निकालना आसान नहीं है। जब तक ये अंधविश्वास रहेगा, तब तक सोनू जैसे झूठे तांत्रिक लोगों की बहनों और बेटियों की इज्जत से खेलते रहेंगे और तंत्र मंत्र के नाम पर उन्हें डराकर लूटते रहेंगे। सोनू तांत्रिक यानी सोनू शर्मा असल में हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले चंद्रभान शर्मा के मंझले बेटे थे। चंद्रभान बहुत ही धार्मिक और शरीफ इंसान थे। वह मेहनत और अपने कर्म को पूजा मानते थे, लेकिन उनके बेटे सोनू की सोच उनके बिल्कुल उलट थी। सोनू शुरू से ही बहुत चालाक और बदमाश था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि लोग कितने भोले हैं और बस उनका फायदा उठाना चाहिए। उसने मजा लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाने में आता था, जबकि मेहनत करना उसे बुरा लगता था। उसे पता था कि लोग अपनी अंधविश्वासी सोच की वजह से अपना सब पैसा देने को तैयार रहते हैं और बाद में किसी को कुछ बताने की हिम्मत भी नहीं होती। यह एक ऐसा धंधा था जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी और कमाई इतनी बड़ी थी कि कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। ऊपर से लोग उसे भगवान की तरह मानते और पूजते भी थे। यही सब देखकर सोनू को लगा कि इस कारोबार से अच्छा और कोई धंधा नहीं है। थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र की ट्रिक सीखकर वह तांत्रिक बन गया। हरियाणा के कई शहरों में छोटी छोटी ठगी करता रहा और फिर हिमाचल के कांगड़ा पहुंच गया। वहां उसका यह धंधा भी चल पड़ा और साथ ही उसकी मुलाकात सोनिया से हुई। सोनिया राजेश शर्मा की बेटी थी। उनके पास पहले अच्छा खासा कारोबार था, लेकिन किसी वजह से घाटा हो गया और उनकी आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई।
सोनिया किसी समस्या के हल के लिए सोनू के पास गई, लेकिन पहली ही मुलाकात में वह सोनू की नजरों में ऐसी चढ़ गई कि वह उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। लेकिन राजेश शर्मा का परिवार बहुत संस्कारी था और वही संस्कार सोनिया में भी थे। इसलिए सोनू ने जो जादू टोना और दिखावे किए, उनका सोनिया पर कोई असर नहीं हुआ। फिर भी उसे पाने के लिए सोनू ने शादी करने का फैसला किया और सोनिया के माता-पिता की सहमति से दिसंबर 2003 में उसने सोनिया से शादी कर ली। समय के साथ दोनों के 2 बच्चे हुए, 8 साल का आदित्य और 6 साल की एलियन। इस बीच सोनू हिमाचल के अलावा पंजाब के कई शहरों में भी अपने पांव जमाने की कोशिश करता रहा। कई जगहों की जांच पड़ताल के बाद उसे लुधियाना इतना पसंद आया कि उसने 2010 में वहां टिब्बा रोड पर तंत्र मंत्र की अपनी स्थायी दुकान खोल ली। उस दिन किसी शादी में सोनू की नजर स्टेज पर नाचती निशा पर पड़ी और वह उस पर फिदा हो गया। निशा एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में डांस करती थी। सोनू उस पहली ही झलक में उसका दीवाना बन गया और हर हाल में उसे पाना चाहता था। उसकी एक आदत थी कि जो चीज उसे पसंद आती, उसने उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। निशा को पसंद आने के बाद उसने सबसे पहले उसके और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। सोनू को पता चला कि निशा के पिता प्रेम शाही ठाकुर कई साल पहले ही बच्चों के छोटे होने के वक्त दुनिया छोड़ चुके थे। निशा की मां ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह बच्चों को बड़ा किया। बढ़ती उम्र में निशा ने भी छोटी मोटी नौकरी करके परिवार का खर्च उठाने की कोशिश की। वह बहुत खूबसूरत थी और उसकी अदाएं इतनी कातिल थीं कि कोई भी उसे देखकर दीवाना हो सकता था। इसी वजह से जब ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने उसे अपने डांस ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया, तो वह वहां मिलने वाले अच्छे पैसे के लालच में खुशी खुशी शामिल हो गई। जब सोनू को पता चला कि निशा अपने परिवार की एकमात्र सहारा है, तो उसने पहले अपने असर से निशा को उस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से बाहर करवा दिया जिसमें वह डांस करती थी। काम छूटने के बाद निशा के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इतना ही नहीं, अचानक राह चलते निशा के भाई को किसी मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी और उसका हाथ टूट गया। मां पहले से बीमार थी। इस तरह निशा चारों तरफ से परेशान और टूट चुकी थी। तब सोनू के इशारे पर मकान मालिक ने उसे घर खाली करने के लिए कह दिया। फिर अचानक सोनू तांत्रिक हीरो की तरह निशा के जीवन में आया और अपने तंत्र मंत्र का नाटक करके निशा और उसके घर की सारी समस्याओं का हल कर दिया। इससे वह उनकी नजरों में भगवान बन बैठा। आखिरकार सोनू ने जैसा चाहा वैसा ही हो गया। लगभग हर रात निशा उसके पास रहती थी क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि सोनू उससे शादी करेगा। लेकिन ये उसकी बड़ी भूल थी। ये भ्रम 13 मार्च 2015 बैसाखी वाले दिन टूट गया, जब पता चला कि सोनू किसी दूसरी खूबसूरत लड़की के साथ चंडीगढ़ रोड के मोहिनी रिसोर्ट में शादी कर रहा है। ये सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब यह है कि सोनू ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक उसकी इज्जत से खेला और अब किसी और से शादी कर रहा था। निशा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह सीधे रिसोर्ट पहुंची ताकि शादी रोक सके, लेकिन सोनू के लोग उसे अंदर नहीं जाने दिया और बाहर ही भगा दिया। सोनू और गीता चड्ढा की शादी आराम से हो गई। निशा आंसू बहाते हुए घर लौटी, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। सोनू की बेवफाई का दर्द उसे अभी भी था और वह उसे भूल नहीं पा रही थी। अगले दिन शाम को निशा को पता चला कि सोनू तांत्रिक अपनी नई दुल्हन गीता के साथ गली नंबर 3 वाली कोठी में है। हिम्मत करके निशा फिर उसकी कोठी पर पहुंची और सोनू का सामना किया। गुस्से में वह बोली कि तुमने शादी का झांसा देकर 2 साल तक मेरे साथ खेला और अब किसी और से शादी कर ली। यह मैं कतई नहीं सहूंगी। सोनू ने आंखें घूरते हुए कहा कि अब जो होना था हो गया। उसने जिस लड़की से शादी करनी थी कर ली। वादा बस वादा ही रहा। अगर हर वादा निभाने वाली लड़की से शादी करता तो हर साल शादी करनी पड़ती। फिर उसने कहा कि अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप चली जाओ और फिर कभी दिखाई मत देना, वरना बुरा होगा। सोनू से अपमानित होकर निशा घर लौटी, लेकिन जो छल हुआ था उसे वह पचा नहीं पा रही थी। काफी देर तक रोने के बाद उसने ठान लिया कि वह सोनू जैसे धोखेबाज को सबक सिखाएगी, नहीं तो वह और कितनी लड़कियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद करता रहेगा। दृढ़ निश्चय करके निशा थाना बस्ती जोधेवाल पहुंची और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरपाल सिंह से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। हरपाल सिंह ने निशा की पूरी बात सुनने के बाद टिब्बा रोड पुलिस चौकी के इंचार्ज एएसआई हरभजन सिंह को आदेश दिया कि निशा के बयान के आधार पर सोनू तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और तुरंत कार्रवाई करें।
इसके बाद एएसआई हरभजन सिंह ने निशा के बयान के आधार पर 16 मार्च 2015 को सोनू तांत्रिक के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और उसे पूछताछ के लिए पुलिस चौकी बुलाया। लेकिन जब सोनू पुलिस चौकी में सफाई देने नहीं आया तो वह गायब हो गया। तब एएसआई हरभजन सिंह ने हेड कांस्टेबल जगजीत सिंह, कांस्टेबल लखविंदर सिंह, दविंदर सिंह और जसबीर सिंह की टीम बनाकर सोनू की तलाश शुरू कर दी। सोनू की तलाश चल ही रही थी कि अखबारों में छपी खबर पढ़कर कांगड़ा में रहने वाली उसकी पहली पत्नी सोनिया शर्मा भी लुधियाना पहुंच गई। उसने न सिर्फ पुलिस चौकी जाकर बयान दिया, बल्कि सोनू से अपनी शादी और 2 बच्चों होने के प्रमाण भी पुलिस को सौंपे। निशा के बयान के आधार पर उसके पक्ष से भी सोनू के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। उस दिन शाम को हेड कांस्टेबल जगजीत सिंह की टीम ने जालंधर बाईपास से सोनू तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया, जब वह बस से शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस चौकी लाकर सोनू से पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए। उसने अदालत में पेश किया गया और साक्ष्य जुटाने के लिए 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड खत्म होने पर 18 मार्च 2015 को उसे मैडम प्रीतिमा अरोड़ा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 20 मार्च 2015 को निशा का मेडिकल कराया गया, जिसमें वह सहवास की आदी पाई गई। मैडम प्रीतिमा अरोड़ा की अदालत में धारा 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज किया गया। निशा ने वही बयान दिया जो उसने अपनी आपबीती में बताया था। उसका कहना था कि ऐसे ढोंगी अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग लोगों की धार्मिक और भावनात्मक भावनाओं का फायदा उठाकर उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण करते हैं। सोनू तांत्रिक जैसी चालाक और धोखेबाज शख्सियत को आखिरकार कानून के हाथों पकड़ लिया गया। निशा ने हिम्मत दिखाई, पुलिस और अदालत का सहारा लिया और अपने साथ हुए धोखे और शोषण का न्याय पाया। अदालत ने उसके बयान और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की, जिससे सोनू को जेल जाना पड़ा। कहानी का संदेश साफ है, चाहे कोई कितना भी चालाक या धर्म के नाम पर लोगों का फायदा उठाने वाला क्यों न हो, सच और न्याय की ताकत हमेशा बरकरार रहती है। अपने हक और इज्जत के लिए लड़ने की हिम्मत रखने वाले लोग ही आखिरकार जीतते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।